देते हैं एंटी नोड। जो ये ऊपर उठा हुआ पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं एंटी नोड। ऐसे ही नीचे को जो ये कर्व वाला पोर्शन है इसको भी हम बोल देते हैं एंटी नोड। लेकिन जहाँ पर ये दोनों के दोनों, जैसे ये ऊपर जाने वाली वेव और नीचे से इस तरीके से जाने वाली वेव, जहाँ पर ये दोनों ज्वाइन होती है उसको हम बोल देते हैं नोड। उस पॉइंट को हम नोड। तो एंटी नोड क्या होता है? एंटी नोड इज एन एक्सपेंशन, जहाँ पर वो फूला हुआ एक्सपैंड होता हुआ दिखाई देगा। और जो नोड है, नोड इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पर वो सिकुड़ा हुआ बिल्कुल एक पॉइंट पर दिखाई देगा। तो ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, इसी तरह से ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, यहाँ पर भी वेव्स जुड़ रही हैं तो ये नोड हो गया। जो उसका एक्सपेंडेड पोर्शन है वहाँ पर हमने ए लिख दिया, ए फॉर एंटी नोड। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर एन एन नोड कितनी हो गई? एक और दो, ये बीच में भी हो गई। इधर ये कैपिटल ए एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। ठीक है बस ये 3 डायग्राम बनाइए। इन्होंने 6-7 दे रखे हैं, आपको ये 3 डायग्राम बनाने हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है लिखिएगा, कंसिडर अ स्ट्रिंग consider a string clamped to rigid supports at its ends full stop. If the wire be plugged in the middle, if the wire be plugged in the middle, comma, transverse waves travel along it and get reflected from the ends. Transverse waves travel along it. And travel along it and gets reflected from its ends. The speed of a transverse wave, next point लिखें, the speed of a transverse wave is given by, the speed of a transverse wave is given by, ब्रैकेट में लिखें, in a string, किसी स्ट्रिंग में अगर ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही है तो वो किस तरीके से मतलब होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? V is equal to under root T upon M. V is equal to under root T upon M. ठीक है, तो यहाँ पर T क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है और M क्या है, उसका मास कितना है। ठीक है,
तो इसका कोई डेरिवेशन वगैरह हमको नहीं करना है कि ये फार्मूला कहाँ से आया, सीधा बस ये फार्मूला याद रखना है कि अगर किसी स्ट्रिंग में कोई ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही है, स्ट्रिंग रोप को भी हम स्ट्रिंग ही बोलते हैं, जैसे हमने रोप को ऐसे ऐसे करना शुरू करा तो उसमें भी इस तरीके से वेव्स ट्रैवल करती हुई जाती हैं, तो उसको भी हम यही बोलेंगे कि वो आपकी ट्रांसवर्स वेव बन रही है। तो जहाँ पर भी कोई चीज़ ऐसे ऊपर फिर नीचे, मतलब वेव प्रोपगेशन इस तरफ है लेकिन वाइब्रेशन आपका अप डाउन इस तरह से हो रहा है, तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। तो उनकी वेलोसिटी होती है √T/n। ठीक है, ये करने के बाद फिर आप लिखेंगे इसमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक हेडिंग डालेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। Sir, the speed of transverse. The speed of a transverse. द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, समझ जाओ ना। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि शुरुआत में जब मैंने उसको प्लग करा, मैंने एक स्ट्रिंग को ऐसे प्लग करा तो एक बार वो ऊपर जाएगा, एक बार वो नीचे जाएगा, फिर वो टकराएगा, फिर वो स्लो पड़ेगा। तो ये वेव है इधर, तो ये स्लो पड़ी, स्लो पड़ने के बाद में फिर एक वेव इस तरह से ट्रैवल करेगी, टकराकर वही वेव इस तरह से ट्रैवल करेगी, तो मतलब इस तरीके की दो मोड्स बन जाएंगी, मोड्स। अब अगर मान लीजिए यहाँ की बात करते हैं, फिर ये टकरा कर गई तो फिर 1, 2 और 3, फिर 3 मोड्स बन जाएंगी। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फिर देखेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फिर देखेंगे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। यही देखना है स्ट्रिंग में, यही देखना है ऑर्गन पाइप में, बस यही आपको करना है। ऑर्गन पाइप भी दो तरीके के हैं, क्लोज्ड और ओपन। ऑर्गन पाइप क्या होते हैं, ऑर्गन पाइप समझते हैं क्या होता है? वो बजाने, बांसुरी है ना, या वो क्या होता है वो माउथ ऑर्गन, माउथ ऑर्गन। तो उसमें क्या होता है कि उसका एक सेक्शन तो खुला हुआ होता है लेकिन दूसरा सेक्शन बंद होता है। और जो बांसुरी होती है, बांसुरी दो तरीके की आती है, फ्लूट जो होती है दो तरीके की आती है। एक आती है क्लोज्ड मतलब उसका पीछे वाला एंड जो है वो बंद होगा, और एक आती है ओपन कि पीछे वाला एंड जो है वो भी ओपन होगा। तो एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। हम स्ट्रिंग वाला समझ लेंगे तो हमें वो भी समझ में आ जाएगा, दोनों मतलब काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा वो देखिएगा, इसमें मैं ये कहूँगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन एज हियर length of string is given as, क्या यहाँ पर फर्स्ट मोड में क्या यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हो गई? हम ये कहेंगे नहीं हुई। वेव कब कंप्लीट होती है? जब ऐसे हो, इस तरीके से वेव कंप्लीट होती है। जैसे यहाँ पर मैं कहूँगा तो यहाँ पर ये एक वेव कंप्लीट हो गई, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे गया, वापस इसी इनिशियल जो पोजीशन है उस पर आ गया। तो यहाँ पर हमारी वेव कंप्लीट तो नहीं हुई। तो वेव जब कंप्लीट हो जाती है तो उस वेव की लेंथ को क्या बोल देते हैं? वेव लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन एज λ1, क्योंकि मैं फर्स्ट मोड की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मोड यानी कि इस फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इनिशियली जब मैंने स्ट्रिंग को प्लग करा उसकी बात कर रहा हूँ। तो λ1 यानी कि इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो लेंथ है पूरी की पूरी, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, धागे की जो लेंथ है वो कैपिटल L है। तो आप ये सोचो कि जब ये ऐसा है तो ऐसा जाकर आगे कंप्लीट होता, अगर ये नोड ना अटकती बीच में, तो ये रिजिड सपोर्ट ना अटकती तो इसका मतलब जो हमारी वेवलेंथ होगी पहले केस में वो क्या हो जाएगी? 2L। ये समझ में आ गया भाई? ये तो आधी वेव है ना, पूरी वेव तो नहीं है। पूरी वेव ऐसी होती है कि ऊपर गया है तो भैया नीचे भी तो आएगा। तो जितना डिस्टेंस इसने ऊपर जाने में ट्रैवल करा उतना ही नीचे जाने में ट्रैवल करेगा, तभी वो लेंथ पूरी की पूरी कंप्लीट होगी, वेव लेंथ। समझ गए? तो L प्लस L कितना हो गया? 2L। दैट्स व्हाई λ1 इज इक्वल टू 2L। लैम्बडा क्या होता है? वेव लेंथ होती है। तो λ1 इज इक्वल टू 2L। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू λ1/2। L इज इक्वल टू L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस धागे की लेंथ, जिस धागे को मैं प्लग कर रहा हूँ। ठीक, तो L इज इक्वल टू, कैसे बता दो, दोबारा बताओ 2L कैसे हुई? 2L कैसे हुई? मैंने ये कहा कि यहाँ से ये वेव ऐसे ऊपर गई और ऐसे ही इसने वेव ने अपना पूरा पाथ कंप्लीट करा। तो वेव की जो पूरी लेंथ है दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो वो कितनी होगी? ये तो आधी है ना, L। तो पूरी करने के लिए L ही और आगे होगा, तो L प्लस L 2L हो गया। यहाँ से कैपिटल L मैंने निकाला,
लैम्डा 1 की टर्म्स में, तो लैम्डा 1/2 इसको लिख दो 1 लैम्डा 1/2 1 लैम्डा 1/2, ये मैं कुछ सोच कर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है इसमें। इसके बाद आप नोट करें देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, देयरफॉर देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, भाई फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू, आप सीधा सीधा याद रखें इसको, v अपॉन लैम्डा। बेसिकली है क्या कि ये जो है ना न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये लैम्डा हो गया, तो लैम्डा इधर आ जाएगा तो क्या हो गया, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। लैम्डा क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही तो स्पीड आता है। तो हम इसको याद रखेंगे कि न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा, न्यू 1 इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा 1। ठीक है, और न्यू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 इंटू वी। वी यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव में कोई चेंज नहीं आएगा, तो न्यू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1। भाई लैम्डा 1 कितना था 12, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 12। और ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी कितनी थी अंडर रूट टी अपॉन एम, तो अंडर रूट टी अपॉन एम। बस इतना लिखिए। फिर देखिएगा इसके बाद देखिएगा जैसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो इसमें आप एक लाइन लिखेंगे, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद विच द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट। This is the minimum frequency with which a string can vibrate this is the minimum frequency with which a string can vibrate with which the string can vibrate and is called fundamental note or first harmonic, and is called fundamental note or fundamental note or first harmonic। फिर लिखें सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सर आज एक्स्ट्रा क्लास होगी? हाँ बिल्कुल, नहीं 9 बजे भाई। हाँ हाँ, तुम्हारा पेपर 3 में या 4 में ही तो है शायद। नहीं फिजिक्स का तो मेरा 8 और 7 8 को है, चलो ठीक है। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आप इसमें लिखें कि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि मैं इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ, तो इस वाले फिगर को आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर मेरी अब पूरी की पूरी वेवलेंथ मेरे को मिल रही है, तो मैं लैम्डा 1 को क्या बोलूँगा, एल के इक्वल। लैम्डा 1 एल के इक्वल हो गया यहाँ पर। जब लैम्डा 1 एल के इक्वल हो गया तो इट इम्प्लाइज दैट एल के इसके बराबर हो जाएगा, एल भी लैम्डा 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन मैं उसको इस फॉर्मेट में लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू लैम्डा 1/2। चलेगा ये, ठीक है। जानबूझ कर लिख रहा हूँ ऐसा, वो अभी समझ जाओगे थर्ड वर्ड होते ही। तो 2 इंटू लैम्डा 1/2, देयरफॉर
फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, अब ये पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ν2 कहेंगे उसको। ν2 में क्या हो जाएगा, आप ये देखिएगा इसको, हाँ λ2 लिखो, λ2 सही कर लो, λ1 नहीं λ2 लिखो। तो ν2 इज इक्वल टू हो गया, जैसे कि v/λ1 था, तो अभी हो जाएगा v/λ2। ठीक है, ये पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर से। ठीक, ν2 इज इक्वल टू v/λ2। उसके बाद मैं क्या कहूँगा कि भाई 1/λ2 अलग कर दिया, तो 1/λ2 मतलब 1/L हो गया। ठीक है, तो ν2 इज इक्वल टू 1/L और अंडर रूट में T/m। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। अच्छा, ये जो हमारी पहली वाली आई ना फ्रीक्वेंसी, इसको हमने बोल दिया न्यू, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना बेटा से, ये कर दो बस। फर्स्ट मोड की जो फ्रीक्वेंसी आई थी उसको हमने न्यू बोल दिया। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसको क्या बोलेंगे फिर, टू न्यू, ये टू न्यू हो गया। कैसे भाई, यहाँ पर 1/2L इंटू अंडर रूट T/m था, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/L अंडर रूट T/m आ जाएगा, तो टू न्यू हो गया। ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड this frequency is called first overtone or second harmonic. This frequency is called first overtone or second harmonic. तो उसके बाद लिखेंगे सॉरी, इसके बाद नोट करिएगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिर थर्ड। तो पाइप के लिए भी हम्म, तो पाइप के लिए भी सेम ही होगा। पाइप के लिए भी यही प्रोसीजर है। भाई मैं पाइप वाला जो है वो थोड़ा सा करवा कर छोड़ दूंगा, अपने आप कर लेना आप। और कहीं से डायग्राम तो शायद सेम बनेगी, डायग्राम सेम बनते हैं। ये वहाँ पे कराया था पिंची में। अच्छा तो अच्छा, उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे से कराया था, क्या करा था? कॉम्प्लेक्स वे से कराया था उन्होंने थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो उसमें बस ये होगा कि वहाँ पर ना ये पूरा जो स्ट्रिंग है इसमें सिलेंडर में वो कर देंगे ना, एक सिलेंडर के अंदर बंद हो जाएगा और एक तरफ से ओपन छोड़ देंगे, एक तरफ से क्लोज छोड़ देंगे। उन्होंने 3 केस बताए थे, एक तरफ से दोनों तरफ से ओपन, एक से दोनों तरफ से ओपन तो आपका क्लोज पाइप हो गया, एक तरफ से ओपन तो वो ओपन ऑर्गन पाइप हो गया, और तीसरा कौन सा बता एक दिया? और बताया था कुछ साथ में, लिख कर बताऊँ। एक तो हो गया ऑर्गन पाइप क्लोज्ड, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग वाला तो ये कर ही रहे हैं। चलो देखता हूँ, लिखिएगा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में इसमें लिखिएगा कि जब यहाँ पर मैंने फर्स्ट में देखा तो 1 λ 2/2, सेकंड में देखा तो 2 λ 2/2,
तो थर्ड में क्या हो जाएगा, 3 lambda. ये हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा 3/2. देयरफॉर फ्रीक्वेंसी न्यू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन लैम्बडा 3. तो यहाँ से V अपॉन लैम्बडा 3, तो बेटा लैम्बडा 3 क्या हो गया यहाँ से 2L अपॉन 3, 2L अपॉन 3 हो गया लैम्बडा 3. ठीक है, तो न्यू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा 3 इंटू V. तो न्यू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा 3 क्या होगा, लैम्बडा 3 हो गया 2L अपॉन 3. तो ये क्या हो गया 3 अपॉन 2L, 3 अपॉन 2L, और उसके बाद V कितना अंडर रूट T अपॉन M. तो न्यू 3 इज इक्वल टू 3 अलग ले लो, 1 अपॉन 2L अंडर रूट T अपॉन M. ये 1 अपॉन 2L अंडर रूट T अपॉन M, 1 अपॉन 2L अंडर रूट T अपॉन M को हमने न्यू बोल दिया था. तो न्यू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 न्यू. न्यू 3 इज इक्वल टू 3 न्यू हो गया. तो न्यू 3 की वैल्यू जैसे 3 न्यू आई हमारे पास, तो हम ये कहेंगे दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक. दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक. सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक. इसके बाद आप ये कहेंगे कि इन जनरल, बस ये 3 मोड आपको करके दिखा देनी है. हाँ सर याद आ गया. क्या? इसमें एक साइड से ओपन थी तो दूसरे से क्लोज थी, और एक दोनों साइड से ओपन और एक दोनों साइड से क्लोज. दोनों साइड से क्लोज, दोनों साइड से क्लोज तो यही हो गया ना, स्ट्रिंग वाला ही होगा, हाँ है ना, यही हो गया, स्ट्रिंग वाला ही हो गया. तो वो एक ही केस में उन्होंने बता दिया होगा, यही टोटल 3 केस होते हैं. तो फिर है इन जनरल इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन P सेगमेंट्स, in general if the string vibrates in small p segments, if the string vibrates in small p segments, then then ये स्मॉल p सेगमेंट्स का मतलब क्या, जैसे ये सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा. तो यहाँ पर एक ही टुकड़ा है तो फर्स्ट मोड, यहाँ पर एक और दो टुकड़े हैं तो सेकंड मोड, यहाँ पर 1 2 और 3 टुकड़े हैं तो 3 मोड्स. तो हम ये कहेंगे कि अगर P सेगमेंट्स हैं तो P मोड के मतलब, अगर P मोड हो जाए तो उस केस में हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, न्यू P इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर निकाला 3, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे P अपॉन 2L इंटू अंडर रूट T अपॉन M. जैसे यहाँ पर 3 अपॉन 2L अंडर रूट T अपॉन M था, तो इसको क्या कह देंगे, न्यू P इज इक्वल टू P न्यू. ठीक है जी, ये हमारा स्ट्रिंग वाला पोर्शन खत्म होता है. अब इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे कि स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स. ये मिटा दो यहाँ से.
स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स। तो ऑर्गन पाइप्स में स्टेशनरी वेव्स, अब इसमें लिखें एन ऑर्गन पाइप इज अ सिंपलेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ गिरना तो जरूर है, चाहे सर पेन- वेव्स में न्यूटन फॉर्मूला और लैप्लास सेक्शन आएगा। मानिए बिलिस पे अच्छा, waves में। अभी भेजिए। हाँ डेरिवेशन। अच्छा, एन ऑर्गन पाइप इज अ सिंपलेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या बताया, एक तो लाप्लास करेक्शन और सर न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन। एन ऑर्गन पाइप इज अ सिंपलेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट in which sound is produced by setting an air column in which sound is produced by setting an air column by setting an air column into vibrations तो यहाँ पर कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, जिसको हम प्लग कर रहे हैं। तो अगर हम एक फ्लूट की बात करते हैं तो फ्लूट में हम क्या करते हैं, हम फूंक मारते हैं। जब फूंक मारते हैं तो उसकी वजह से जो अंदर एयर पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशंस होने लगता है। तो जब उनमें एयर पार्टिकल्स में जब वाइब्रेशन होता है तो दो तरीके की फ्लूट होगी। एक ऐसी होगी जो दोनों तरफ से ओपन है, उसको बोलेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, और एक ऐसा होगा जो एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है, तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो जरा यहाँ पर मैं पहले ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूँगा। ओपन ऑर्गन पाइप इसमें आपने ऐसा एक सिलेंडर बना लिया इस तरीके का, और फिर आप ये कहते हैं कि ये इस तरह से एक वेव ऐसे जा रही है, ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब समझ गए, सिलेंड्रिकल पाइप है, इधर से भी खुला हुआ है इधर से भी खुला हुआ है। तो एक वेव इस तरह से जा रही है, एक वेव इस तरह से जा रही है। और आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इस वाले पॉइंट को मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू 0, इस वाले पॉइंट को बोलूँगा x इज इक्वल टू l, यानी कि वही जैसे स्ट्रिंग की लेंथ थी टोटल, तो कैपिटल L ली थी हमने लेंथ, तो यहाँ पर भी ये 0 से लेकर कैपिटल L तक लेंथ उसकी कैपिटल L हो गई। और जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे लोड। ये वाला जो पॉइंट है ये एग्जैक्ट इसका आधा हो गया, तो x इज इक्वल टू L/2 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाना है ऐसे। फिर दूसरा केस देखेंगे, जैसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखा था ऐसे यहाँ पर भी। अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा कि जैसे ये 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं तो 1 बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएंगे।
ठीक, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, ये वाला x इज इक्वल टू l। अब यहाँ पर आप देखें तो ये वाला पॉइंट जो नोड वाला है, ये वाला पॉइंट एक, फिर एक ये वाला पॉइंट, फिर एक ये वाला पॉइंट, तो क्या क्या बोलते हैं इसको, l/4, 2l/4, 2l/4 मतलब l/2 आधा, और ये 3l/4, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पॉइंट्स कितने हो गए 0 से लेकर l के बीच में, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, तो l/4 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 इस तरह से कर दिया, 1l/4, 2l/4, 3l/4, और फाइनली जो कैपिटल L है उसका मतलब क्या होता है 4l/4। ठीक, तो ये एक हो गया, और इसमें भी ऐसे सेंट्रल एक्सिस ऐसे बना लेंगे, ये हमारा ऊपर वाला पॉइंट ये एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, और ये वाले पॉइंट्स नोड, और ये वाले पॉइंट्स नोड, इधर भी ये ऊपर वाले जो है ये एंटी नोड ही कहलाएंगे। उसके बाद एक तीसरा और बनाएंगे, तो यहाँ इसमें आपको ये सेक्शंस कितने दिखाई दे रहे हैं, पहले वाले में 2 सेक्शंस दिखाई दे रहे थे, दूसरे वाले में 1 2 3 सेक्शंस दिखाई दे रहे थे, अब जो तीसरा बनाएंगे उसमें 4 सेक्शंस बन जाएंगे, और उससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना ही करना है। तो ठीक है, तो इसमें आप ये देखिएगा, सबसे पहले वाला जो इधर वाला पॉइंट है इसको हम अगेन x इज इक्वल टू 0, फिर ये x इज इक्वल टू l, तो अगर इसके सेक्शंस देखें कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो l इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, तो इसको क्या बोलेंगे l/6, फिर 2l/6, फिर 3l/6, फिर 4l/6, फिर 5l/6, और फाइनली 6l/6 यानी कि l, ये हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें लिखें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में लेंथ ऑफ पाइप किस तरीके से बताया जाएगा, लेंथ ऑफ पाइप देखिए, L इज इक्वल टू, अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो यहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि जो हमारी वेवलेंथ है वो वेवलेंथ तो किसी भी तरीके से कंप्लीट हो ही नहीं रही है, क्योंकि अगर मैं इसकी पहले की बात करता हूँ तो आप ये देखो कि भाई ये यहाँ तक अगर होता, पीछे तक अगर ये होता, तो ये ऐसे जाकर ये वेव यहाँ कंप्लीट होती, और हम आगे चलते तो ये वाली वेव ऐसे कंप्लीट होती, समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया कि मुझे इतना यहाँ पर एक्स्ट्रा चाहिए, इतना यहाँ पर एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक, तो जब ये पूरा तब जाकर मेरी ये एक वेव कंप्लीट होती है। तो ये जो पूरी लेंथ है ये L है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि λ1, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा वेवलेंथ है, तो आप ये देखो ये पूरी वेव L है, तो L का आधा L/2 इधर, L का आधा L/2 इधर, तो L/2 इधर और L/2 इधर मतलब पूरा L। तो अगर मैं टोटल देखूँ इसका तो ये कितना बन जाएगा 2L, तो मैं लिख सकता हूँ λ1 इज इक्वल टू 2L। ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा हमने पिछले वाले में देखा था स्ट्रिंग वाले में, वहाँ पर भी λ1 इज इक्वल टू 2L आया था, यहाँ पर भी वही आ गया λ1 इज इक्वल टू 2L, ठीक है। अच्छा, और फिर इसमें एक काम करेंगे विच इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू λ1/2 ना, यहाँ पर क्या करना 2 λ1, दोबारा बोलो, दोबारा बताता हूँ मैं भाई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली जो लेंथ है, इस एयर कॉलम की जो लेंथ है वो कितनी है, कैपिटल L है। तो हम ये कहेंगे वेव को पूरा कंप्लीट करने के लिए, वेव लेंथ लैम्बडा बनाने के लिए मुझे आधा इसको आगे ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा,
और आधा ही ऐसे, तो L/2 इधर L/2 इधर, तो L प्लस L/2 प्लस L/2 2L हो गया है ना, वो करा दो इसमें, ठीक है, समझ गया भाई। ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। 2 लैम्डा 1/4 क्यों करा है, बेसिकली बात तो वही है ना कि लैम्डा 1/2 ही है, तो 2 लैम्डा 1/4 क्यों करा है, बस इसको याद कर देना, रट लेना, ठीक। और इसी चीज़ को आप समझना कि सेकंड मोड में और थर्ड मोड में हमको ये काम आने वाला है। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L हो गया, तो यहाँ से हमारा जो न्यू 1 निकलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू 1 फिर वही निकलेगा V अपॉन लैम्डा 1 V अपॉन लैम्डा 1, और यहाँ पर जो V है वहाँ तो स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग में तो टेंशन होती थी, यहाँ कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, उसको पहले लिखो 1 अपॉन लैम्डा 1 इंटू V। तो न्यू 1 कितना हो गया, 1 अपॉन लैम्डा 1 का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन 2L, और VL अंडर रूट में लिखेंगे गामा P अपॉन रो, गामा P अपॉन रो क्या होता है, एयर डेंसिटी, P क्या हो गया, एयर का प्रेशर साउंड पाइप के अंदर, और गामा हो गया हमारा CP/CV का रेशो, CP अपॉन CV वो हमारा गामा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी एयर कॉलम के अंदर जो वेलोसिटी होती है एयर की वो ये होती है, जैसे स्ट्रिंग की वेलोसिटी अंडर रूट T अपॉन है वो याद रखी थी आपने, ऐसे ही आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। इसके बाद 1 अपॉन 2L गामा P अपॉन रो इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यू, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए सेम, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। ऐसे ही सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखिएगा,